दोस्तों नमस्कार। डर तो है, खौफ भी है। 2024 के चुनाव को लेकर मोदी सरकार में ये दोनों चीजें हैं। लेकिन हर 5 बरस के बाद जब चुनाव होते हैं तो 2024 अलग कैसे है? क्या वाकई इस दौर में सरकार के भीतर इतनी फाइलें हैं और इतने दस्तावेज हैं? अगर 2024 में सरकार यानी मोदी सत्ता हार जाती है और उसके बाद वो फाइलें खुलने लगेंगी तो स्थिति उनके लिए नाजुक हो जाएगी जो मौजूदा वक्त में सत्ता में है। क्योंकि इस दौर में कोई जानकारी बाहर निकलती नहीं है और कोई दाग मोदी सत्ता पर लगा नहीं पाता है। इस बात का जिक्र खुले तौर पर राजनीतिक मंचों से भी होता है। खुद प्रधानमंत्री भी जोर शोर से इस बात को रखते हैं कि देखिए हमारे दौर में कोई स्कैम होता नहीं है। तो कोई भी यह सवाल पूछता है कि जो स्कैम उभरना चाहिए जिन संस्थानों के जरिए, क्या वो सारी रिपोर्ट को छुपा ले गई? और अगर ध्यान दीजिए तो इस दौर में सिर्फ सीएजी और सेबी की रिपोर्ट ही अगर खुलकर सामने आ जाए तो क्या कुछ हो जाएगा। क्योंकि छिटपुट जो भी जानकारी निकल कर आती है वो चौंकाने वाली होती है और इस देश के भीतर चंद करोड़ के मसले को लेकर ही शोर मच जाता है कि मोदी सरकार के दौर में स्कैम हुआ है, घोटाला हुआ है। तो जरा कल्पना की शुरुआत कीजिए, कल्पना नहीं बल्कि हकीकी तौर पर जरा इन परिस्थिति को आज समझने की कोशिश कीजिए। सरकार जिस रास्ते पर सरकार में आने से पहले चली, उस दौर में जो वह सोचती थी मौजूदा वक्त में उसने उस लकीर को क्यों छोड़ दिया। हम जिक्र यहां पर ब्लैक मनी का कर रहे हैं। उसके बाद सोचिए कि सेबी को रिपोर्ट देने में इतनी देर क्यों हो रही है अडानी कांड को लेकर। वह कौन सी जांच उसके बाद उभरेगी और किस तरीके से कौन से दस्तावेजों को लेकर कौन कैसे सवाल करेगा, इसको भी थोड़े वक्त के लिए सोचिए। और फिर सोचिए कि सीएजी की रिपोर्ट, चाहे सड़क निर्माण का मसला हो, चाहे आयुष्मान भारत समेत कई योजनाएं जो सरकार ने लागू की, उसको लेकर छिटपुट जानकारी आ जाती है तो फिर क्या होता है। अगर ऐसी परिस्थिति में 2024 के बाद सारी फाइलें खुलने लगेंगी तो क्या होगा। हमें लगता है जरा परत दर परत आज इन परिस्थिति को इसलिए समझ लीजिए क्योंकि इस दौर में अडानी कांड का सच अगर सामने इस देश के भीतर आ जाए तो वह इस देश के दर्जन भर ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, वह सीधे कटघरे में खड़े होंगे कि वो कर क्या रहे थे। अगर इस दौर में सीएजी की रिपोर्ट आ रही है तो सरकार के भीतर के अलग अलग इंस्टीट्यूशन में ही आपस में तालमेल नहीं है और कैसे लूट हो रही है यह भी सामने आ जाएगा। जो बातें सामने आई, जिन बातों को लेकर दबाया गया, जिन बातों का इंतजार है, इसी अक्स तले आज मोदी सत्ता में ना आने से पहले की एक फाइल खोलकर आज हम शुरुआत करते हैं। यह फाइल दरअसल ब्लैक मनी को लेकर जुड़ी हुई है और इस देश के भीतर में ब्लैक मनी पर नकेल कसने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं। सिर्फ ईडी नहीं बल्कि सीबीडीटी भी है, बल्कि सीबीईएस यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम भी है, एफआईयू भी है यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट भी है, सीबीआई भी है, एसएफआईओ यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस भी है, एनसीबी भी है नारकोटिक्स इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीईआईबी भी है सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए भी है, एचएलसी भी है, हाई लेवल कमेटी एक काम करती है। इसके अलावा डीआरआई भी है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डीजीसीईआई यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस भी काम करता है, क्वाइन यानी कस्टम ओवरसीज इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क यह भी काम करता है, सीबीएन जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स यह भी काम करता है। अब यहां पर सवाल एक है कि इतने सारे इंस्टीट्यूशन इस देश के भीतर काम कर रहे हैं और इन सारे इंस्टीट्यूशन का काम अगर एक झटके में सेबी को जो जांच करके रिपोर्ट देनी है या हिडेनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद जिस रिपोर्ट का इंतजार यह देश कर रहा है, ये सारी एजेंसियां एक झटके में कटघरे में खड़ी हो जाएगी अगर सेबी रिपोर्ट को छुपाती है और 2024 के बाद वह रिपोर्ट की फाइल इस देश के सामने खुल जाती है। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से 15 दिन का और वक्त मांगा है। आज मियाद पूरी हो रही थी, कहा गया 15 दिन और दीजिए, तो अब 29 अगस्त को सुनवाई होगी। लेकिन उससे पहले हमने कहा पहली फाइल ब्लैक मनी को लेकर आज खोलनी चाहिए। ब्लैक मनी पर मोदी सरकार नहीं बल्कि बीजेपी ने काम करना शुरू किया था और दिल्ली में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन जो बनाया गया था उसने 2010 में एक टास्क फोर्स बनाया था
कि ब्लैक मनी इस देश में इशू होना चाहिए। और उसी का असर था कि 2012 में जिस समय प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने एक व्हाइट पेपर लेकर आए थे ब्लैक मनी को लेकर, उसमें जिन बातों का जिक्र किया गया, जो टास्क फोर्स विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, यह बीजेपी से जुड़ी हुई थी, आरएसएस से जुड़ी हुई संस्था थी, इन्होंने जो रिपोर्ट निकाली, उन रिपोर्टों के अक्स तले मौजूदा वक्त में जब आप खड़े होंगे तो आपके भीतर वाकई यह सवाल होगा कि सवाल ही नहीं है कि अगर ये चीजें लागू हो जाती तो इस देश में कोई रईस पैसा लेकर भाग पाता, अगर ये लागू हो जाती तो अडानी सरीखा कांड शेयर बाजार में हो पाता, अगर ये चीजें लागू हो जाती तो इस देश के भीतर एनसीएलटी में जो खुद को दिवालिया घोषित करते हुए जाते हैं और सरकार आईबीसी और एनसीएलटी बनाकर बताती है कि कानूनी तरीके से हम काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें एक झटके में पकड़ में आ जाती, जो 1 दर्जन ऑर्गेनाइजेशन इस देश के भीतर जिनका काम है इसे पकड़ पाना। लेकिन उस विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के टास्क फोर्स में 4 लोग थे। ये चारों लोग आज बड़े महत्वपूर्ण पदों पर हैं। उसमें एक अजीत डोभाल थे जो लीड कर रहे थे, आज की तारीख में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है मोदी के, प्रधानमंत्री मोदी के। दूसरा नाम था एस गुरुमूर्ति, यह इस वक्त सेंट्रल बोर्ड में शामिल है जो आरबीआई की है। तीसरा नाम था महेश जेठमलानी का, जो राज्यसभा के सदस्य भी हैं और सरकार के लिए वरिष्ठ वकील के नाते सारी पैरवी करते हैं। राहुल गांधी के मामले में भी सरकार की तरफ से पैरवी महेश जेठमलानी ही कर रहे थे। चौथा नाम था आर वैद्यनाथन का, यह इकोनॉमिक्स के जानकार हैं, इन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई की है, लेकिन सरकार के करीब होने का लाभ यह है कि आज की तारीख में यह एनएसए बोर्ड जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तहत होता है उसके सदस्य भी होते हैं, सेबी से जुड़ी कोई कमेटी होती है उसमें भी सदस्य बनाया जाता है, आरबीआई में भी बनाया जाता है, आईआरडीए में भी बनाया जाता है, एफईआरडीए में भी बनाया जाता है, तमाम जगहों पर इनकी मौजूदगी नजर आती है। लेकिन इस प्रक्रिया में जिस ब्लैक मनी का हम जिक्र कर रहे हैं और उस दौर के भीतर में जब सरकार लेकर आई व्हाइट पेपर और जो इनके जरिए पेपर निकल कर आया, उसने बहुत साफ तौर पर कई बातों का जिक्र किया कि किस तरीके से इस देश के भीतर ब्लैक मनी काम कर रही है और वो लगातार बढ़ती जा रही है। और मौजूदा वक्त में भी स्विस बैंक के आंकड़े हो या इंटरनेशनली भारतीय द्वारा जमा किए गए दुनिया के कई जगहों पर जो बैंक के भीतर पैसा है उसकी जानकारी भी बताती है कि बहुत पैसा है, यानी ब्लैक मनी मौजूद है। शेल कंपनियां भी काम करती हैं, जो कि सरकार ने अपने तौर पर कहा बहुत सारी शेल कंपनियां बंद कर दी गई, अब मनी लॉन्ड्रिंग पे रोक ईडी लगाती है। लेकिन अडानी कांड के दायरे में ये सारी बातें फिर खुलकर सामने आ गई, नहीं नहीं ऐसा नहीं है और इसकी जांच होनी चाहिए। और इसी के मातहत डेलॉयट ने जो ऑडिट करती थी अडानी पोर्ट्स को लेकर, उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो छिटपुट जानकारियां निकल कर आती है, क्या वो वाकई एक इतनी बड़ी लकीर इस देश में खींचती है कि 2024 के बाद अगर वाकई फाइल खुल जाए तो स्थिति नाजुक हो जाएगी। हमें लगता है 2-4 मामले हाल के जहन में आपके सामने आए होंगे, जैसे एनएचएआई के तहत जो हरियाणा के भीतर जो एक सड़क बननी थी द्वारका से आगे की, उसमें जो रुपया तय हुआ उसमें तय किया गया कि 250 करोड़ 77 लाख रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से सड़क बनेंगे। हरियाणा में 19 किलोमीटर की सड़क बननी है जो एनएचआई के माध्यम से बननी है, नेशनल हाईवे जो है उसके तहत बननी है। 19 किलोमीटर की सड़क का जो बजट निकल कर आया वो लगभग 4770 करोड़ का। सवाल था कि इससे पहले जो भारतमाला परियोजना जो थी उसके तहत बनाया गया था कि लगभग 18 करोड़ में यह सड़क 1 किलोमीटर की पूरी होनी चाहिए, लेकिन फिर ऐसा क्या है कि एक झटके में बताया गया कि इसमें लगभग 250 करोड़ रुपए, 251 करोड़ रुपए लग जाएंगे। सवाल ये उसके बाद जब निकल कर आया, कागज पत्तर निकाला सीएजी ने, तो सीएजी ने कहा कि अरे आप सड़क बनाते हैं तो आप किसी से बातचीत करते हैं एनएचई वाले कि नहीं करते हैं, क्योंकि जो भारतमाला के तहत जितनी सड़क बनाई जानी है इस देश के भीतर में, उसमें बड़ा हिस्सा एनएचएआई का है
और इसमें भी जानकारी आई कि आपकी जो अप्रेजल और टेक्निकल सिक्योरिटी कमेटी है वह तो नीति आयोग तक से बात नहीं करती है, और ये शामली से मुजफ्फरनगर की सड़क में भी बात आ गई, दिल्ली से वडोदरा के एक्सप्रेस वे के भीतर भी ये बात निकल कर आ गई। तो क्या ये माना जाए कि जो नेशनल हाईवे बनना है इस देश के भीतर में लगभग 76,999 किलोमीटर, ये भारतमाला प्रोजेक्ट है। इसके तहत जो एनएचएआई जो काम कर रही है वो लगभग 70,950 किलोमीटर का बनाएगी और मनमाफिक कीमत तय कर रही है, क्योंकि खुद सीएजी ने कहा कि किसी भी वैलिड जस्टिफिकेशन का जिक्र इसमें नहीं किया गया। तो यह तो एक मामला है जो एक झटके में निकल कर आ गया। आपके जहन में होगा, अच्छा यह तो 19 किलोमीटर का मामला है और एनएचएआई को तो लगभग 70,950 किलोमीटर बनाने हैं, वहां कितने घपले घोटाले हो रहे होंगे, यह फाइल कभी खुलेगी या सिर्फ जिक्र होकर निकल जाएगी। उसके बाद अगला सवाल आया कि इस देश के भीतर में सरकार की जो योजनाएं थी, मसलन आयुष्मान भारत का जिक्र जैसे हो गया, उसमें निकलकर बहुत साफ तौर आया कि लगभग 7,49,820 लाभार्थी जो हैं एक टेलीफोन नंबर के साथ उनका जुड़ा हुआ है जानकारी। अब टेलीफोन नंबर भी बड़ा जबरदस्त है, 10 बार 99 लिख दीजिए, यही है टेलीफोन नंबर। उस एक टेलीफोन नंबर के आश्रय लाभार्थी को फायदा मिल रहा है। कौन है ये लोग? 7,49,820 लाभार्थी, एक टेलीफोन नंबर। एक दूसरा टेलीफोन नंबर भी है, उसमें 10 बार 8888 लिख दीजिए, यह है टेलीफोन नंबर, और इससे 1,39,000 लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। तीसरा नंबर भी है, 9 लिखिए और 9 बार 0 लगा दीजिए, इसमें लगभग 96,046 लाभार्थी लाभ उठा गए। उसके बाद निकलकर सामने बात आनी शुरू हुई कि एक ही दिन में कई अस्पतालों में भर्ती होकर पैसा कमाने वाले गुजरात मध्य प्रदेश बीजेपी शासित, छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासित, पंजाब आम आदमी पार्टी शासित, केरल वामपंथी शासित, इन तमाम जगहों पर बड़ा ही नेचुरल वे में समाजवाद चलता है और लूट होती है, और मौत के बाद भी भुगतान होता है, यानी पेशेंट की मौत हो गई उसके बावजूद भुगतान हो रहा है। ऐसे मरीज जो मौत के मुंह में समा गए फिर भी पैसा ले रहे थे, इनकी संख्या लगभग 2,14,923, और यह जिन राज्यों में पाए गए उसमें मध्य प्रदेश है, उसमें हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और केरल है। सवाल है कि बात यहीं रोक दी जाए या फिर देश के भीतर अलग अलग योजनाएं जो चल रही हैं उसमें भी जानकारी निकल कर आई। गोवा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, यहां पे जो विकास की रूपरेखा थी, और उत्तर प्रदेश में अयोध्या को लेकर जो विकास परियोजना थी उसमें भी घपले घोटाले हो रहे थे। कोई ठेकेदार कम पैसा दे रहा था तो कोई जीएसटी चुरा रहा था, उसमें भी एक डाटा निकल कर आया लगभग 19 करोड़ 73 लाख का। सवाल ये नहीं है, सवाल इससे बड़ा इसलिए है क्योंकि यह तो छिटपुट जानकारी उन माध्यमों से निकल कर आती है जिसमें खाना पूर्ति की जाती है। सवाल यह है कि अगर इसके अक्स तले एक सेकंड के लिए आप अडानी कांड को लाकर सामने खड़ा कर दीजिए, जिसके लिए 15 दिनों का और वक्त मांगा गया है। अब यहां पर यह बड़ा सवाल है कि अगर ये 15 दिनों के वक्त के भीतर में जानकारी जो निकल कर आती है या जो जानकारी चाहिए सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को, अगर उस दायरे के भीतर में चीजें मैनिपुलेट हो रही थी तो फिर वो सामने कैसे आएंगी। लगभग 10 ऐसे पॉइंट हैं जो खुले तौर पर बतलाते हैं कि जब 2010 में बीजेपी ब्लैक मनी पर काम कर रही थी, 2012 में व्हाइट पेपर जब लेकर आए काले धन को और इस देश के भीतर पैरेलल इकोनॉमी पर रोक लगाने को लेकर, उस दौर में यूपीए सरकार, और 2014 में जो पहली कैबिनेट बैठी शपथ लेने के तुरंत बाद जिसमें एसआईटी बनाई गई, उसमें भी जिन पॉइंट्स को रखा गया संयोग से वो सारे के सारे दायरे इस अडानी कांड से जुड़ते हैं और इस देश के भीतर रईसों के घपले घोटाले से जुड़ते हैं। पर अगर हो रहे हैं सब, अगर सब हो रहे हैं तो फिर रोक कैसे लगेगी? क्योंकि अडानी कांड के तहत हमको लगता है कि एक आरोपों की आपको एक फहरिस्त बता देते हैं, उसमें 10 पॉइंट हैं। पहला यह है कि शेयर की कीमतों को मैनिपुलेट करके बढ़ाया गया। दूसरा पॉइंट है मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड किया गया, और 8 साल में कंपनी ने 5-6 सीएफओ बदल डाले। अडानी ग्रुप पर 2,20,000 करोड़ का कर्ज है और कंपनियों को उसकी हैसियत से ज्यादा कर्ज मिल गया। जो कर्ज दे रहे थे उसमें एलआईसी और एसबीआई भी शामिल था, तो इनकी भूमिका, जो कि जनता का पैसा वहां जा रहा था।
उसके बाद बहुत साफ तौर पर आरोप थे कि मॉरिशस समेत दुनिया के कई देशों से कंपनियों में पैसे भेजे गए और उन कंपनियों ने बाहर से पैसे भेजकर अडानी के शेयर खरीद लिए। यानी ईडी, एसएफआईओ, सीबीईसी इस दौर में कर क्या रहे थे और दर्जन भर कंपनियां क्या कर रही थी जब शेल कंपनी और मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है? क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर सरकार ने जवाब दिया, हमें जानकारी नहीं है शेल कंपनियों की जो अडानीज के लिए काम कर रहे थे। इतना ही नहीं, यह भी बताया गया कि ग्रुप की 7 कंपनियां जो अडानी ग्रुप की थी उसके शेयरों की कीमत 85% तक कैसे बढ़ गई, यह लगभग स्काई रॉकेट के हिसाब से चीजें कैसे चल रही थी। और खुले तौर पर उनके भाई का नाम भी आया था जो विनोद अडानी हैं कि बाहर बैठकर शेल कंपनियों को मैनेज करते हैं और इसके जरिए भारत में अडानी ग्रुप की जो लिस्टेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसमें अरबों डॉलर ट्रांसफर करते हैं। ये बात भी निकल कर आई थी जिसकी जांच होनी है, ये सारी चीजें। उसके बाद था कि सेबी, ईडी, आईटी, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई और एसएफआईओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, इनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? एक तरफ अगर सेबी ये सब जांच कर रही है, एक तरफ अगर सुप्रीम कोर्ट आवाज उठा रही है, दूसरी तरफ लोगों के भीतर सवाल हैं, कई पीआईएल दाखिल हुए, इसमें इनकी भूमिका क्या थी? यानी इस देश के इतनी बड़ी तादाद में ऑर्गेनाइजेशन को इस दौर में खामोश कर दिया गया। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला के पास यह पूरा मामला है और अब 29 अगस्त को सुनवाई होनी है। लेकिन जब आप इसी से जोड़ते हैं मामला और परिस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस दौर में क्या कुछ हो रहा था, तो हमें लगता है कि जो डेलॉइट कंपनी ने छोड़ा है ऑडिट करना, पोर्ट किंग कहे जाते हैं अडानी, और उनका जो छोड़ा, उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं वो सवाल पर गौर अभी इसलिए करने की जरूरत है, तब आप पूरे सिस्टम को समझ पाएंगे ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है और क्यों खौफजदा है सरकार। अगर 24 और 24 के बाद की परिस्थिति, 24 में हारे तो उसके बाद की परिस्थिति में कहां खड़े होंगे कोई नहीं जानता है। तो जरा उस आवाज को सुनने के, क्योंकि डिलाइट ग्रुप की तरफ से कहा गया कि दरअसल अडानी ग्रुप ने इंटरनल एवोल्यूशन और सेबी की जांच के अलावे जो हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, जो आरोप लगाए गए थे, उसमें किसी बाहरी या इंडिपेंडेंट एजेंसी से काम कराया ही नहीं, जो हमें लगता था कि कराना चाहिए जिससे बात सामने आ पाए। दूसरा, उसमें जो खास तौर पर निकल कर आया कि अडानी पोर्ट्स ने जो म्यांमार में उनके अपने कंटेनर्स की सेल के लिए सोलर एनर्जी लिमिटेड के साथ दोबारा से कीमत और दूसरी चीज़ों को नेगोशिएटिव जो किया, उसके चलते कंपनी को लगभग 1273 करोड़ का घाटा हो गया। अब सवाल यह है, जो रिव्यू रिपोर्ट सौंपी गई उसमें बहुत साफ तौर पर लिखा गया कि हमने ईपीसी सर्विस देने वाले एक कॉन्ट्रैक्टर से 3,871 करोड़ रुपए रिकवर करने को कहा। ग्रुप से इस बात का जिक्र किया। कंपनी ने कहा कि उनका उस कॉन्ट्रैक्टर से कोई लेना देना ही नहीं है। इसका जिक्र हिडेनबर्ग की रिपोर्ट में भी था। डिलॉयट ने कहा जब तक कोई स्वतंत्र जांच ही नहीं होगी तो फिर कोई सबूत कैसे आएगा। और इस देश के भीतर में 14 पोर्ट है जो अडानी चलाते हैं। अब इस प्रक्रिया के भीतर इस देश के 3-4 बड़े कॉरपोरेट को अगर आप ले लेते हैं, जो माना जाता है कि सरकार के करीब हैं, उनके जरिए और उनके नेटवर्थ और उनके कामकाज के जरिए जब आपके जहन में यह सवाल आएगा, जो संयोग से सेबी जांच तो अडानी कांड और हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के मद्देनजर कर रही है, चूंकि यह मामला आ गया सामने। अगर नहीं आई होती रिपोर्ट तो चीजें चल रही होती, एलआईसी पैसा दे रही होती, एसबीआई भी कर्ज पे कर्ज दिए जा रही होती, वहां पर नेटवर्थ बढ़ते चला जाता। ये परिस्थितियां इस देश के 6 ऐसे कॉरपोरेट और हैं जिनके साथ चीजें जुड़ी हुई हैं, और वहां को लेकर कोई सवाल इसलिए नहीं क्योंकि अभी कोई रिपोर्ट इस रूप में आई नहीं जो इस देश को बेचैन कर दे। तो 3 सवाल इस दौर में सबसे बड़े हो गए हैं। एक तरफ सीएजी का काम इस देश में सरकार द्वारा लिए जा रहे किसी भी निर्णय के बाद जो आर्थिक तौर पर खर्चे और होते हैं उसकी वो ऑडिट करे, सरकार के तमाम मंत्रालयों की वो ऑडिट करे। 8 मंत्रालयों को लेकर छिटपुट जब रिपोर्ट आई तो वो नेगेटिव ही निकल कर आई। वो रेलवे की रिपोर्ट हो, वो डिफेंस की रिपोर्ट हो, वो एचईएल को लेकर रिपोर्ट हो कि आपने वहां पर जो भी जिस रूप में भी देरी की, प्रोडक्शन में देरी आई, रिसर्च में देरी थी, उससे भी 150 करोड़ का लगभग नुकसान हो गया। अलग अलग क्षेत्रों में लेकर जो भी जानकारी आती है वो खुले तौर पर सीएजी छिटपुट जानकारी तो रख देती है। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए कि अगर यही सीएजी
जिस दौर में यूपीए काम कर रहा था और यूपीए के दौर में सीएजी काम कर रही थी, अगर वो सारी रिपोर्ट आने लगे तो क्या होगा? यह सीएजी की स्थिति है। दूसरी बात, सामान्य तौर पर कहीं कोई गड़बड़ी ना हो और जनता के साथ धोखा फरेब ना हो। शेयर बाजार में सेबी इसीलिए बैठी हुई है, लेकिन सेबी ने खुद कहा कि बड़े ही कॉम्प्लेक्सिव वे में अडानी के पूरे जो उसका इकोनॉमिक मॉडल है, इसीलिए हमको वक्त चाहिए। सवाल है कि वो कॉम्प्लेक्सिव इतना क्यों है? उसके तार दुनिया के दूसरे दूसरे देशों से जुड़े हुए हैं। सीबीआई इसका जिक्र करती है तो उन दूसरे देशों से जुड़े होने के दौर में ही तमाम डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं सरकार के पास और सेबी के पास। क्या वो नहीं थे? मनमाफिक चल रही थी चीजें। और अगर सरकार के साथ उस दौर में अडानी ग्रुप ऐसे था, तो और कॉरपोरेट जो इस दौर में आगे बढ़े हैं, उनकी फाइल कौन खोलेगा? डर और खौफ, पहला खौफ इस बात को लेकर है कि इस देश के इंस्टीट्यूशंस और उस इंस्टीट्यूशन को हेड करने वाले जो लोग मौजूदा वक्त में हैं, क्या वह भी जान चुके हैं कि अगर 2024 के चुनाव में मोदी सत्ता चुनाव हार जाती है तो उसके बाद उनके लिए भी मुसीबत होगी। तो वो हर हाल में काम ऐसा करते हैं जिससे सरकार पॉजिटिव दिखाई दे क्या? यह एक पहला सवाल है। दूसरा सवाल, कमोवेश तो 1 दर्जन जांच एजेंसियों का जो हमने नाम लिया, जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पर नजर रखते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मसला हो या देश के भीतर अलग अलग तरीके से पैसे जो बनाने की प्रक्रिया है, उस पर जो नजर रखी जाती है, वो इस दौर में अगर चीजों को खामोशी के साथ सिर्फ देख रहे हैं या सरकार के कहने पर वैसा काम कर रहे हैं, तो क्या इस देश के भीतर पूरा सिस्टम चरमरा चुका है? और 2024 के बाद अगर कोई नया फाइनेंस मिनिस्टर आ जाए, नई सरकार आ जाए, वह उन दस्तावेजों को टटोलना शुरू करे, तो स्थितियां नाजुक हो जाएंगी। इसीलिए इस देश के बड़े नौकरशाह जो इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं, वह भी क्या इसीलिए काम कर रहे हैं? उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। और तीसरा सवाल इस देश की उस इकोनॉमी से जुड़ा है जिस इकोनॉमी में ब्लैक मनी और पैरेलल इकोनॉमी और एक तरीके से पॉलिटिकल फंडिंग की जो इकोनॉमी रहती है, उस इकोनॉमी पर सवाल 2010 में जिस बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने 2010 में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के जहत टास्क फोर्स बनाई और उसकी जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट भी लागू होने से क्यों घबराहट और क्यों कतराते हैं, उसी तरीके से ही काम करना शुरू कर दें। यहां मनमोहन सरकार का तो जिक्र नहीं कर सकते हैं। खाना पूर्ति के लिए उन्होंने एक व्हाइट पेपर ले आए थे 2012 में, लेकिन वो सरकार तो 2014 में हार गई। उसके बाद की जिम्मेदारी ली जाए या जिक्र किया जाए कि बीते 75 वर्षों में क्या कुछ हुआ है, अभी आने वाले वक्त को भूल जाइए और 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र हो जाएगा। हमारी इकोनॉमी जो है तीसरे नंबर पर आ जाएगी और हम शानदार तरीके से दुनिया में छाती फैलाते हुए घूमेंगे और बतलाएंगे कि देखिए दुनिया के सामने भारत कितना मजबूत देश है, भारत एक मार्केट के तौर पर है। सवाल इस देश के भीतर की वह परिस्थितियां हैं जिसको इस दौर में छुपाया गया है और उसी के आने से सरकार खौफजदा है कि 2024 के बाद क्या हो जाएगा। और शायद इसीलिए जो इस खेल में शरीक है वो डरा हुआ है या फिर वह सिर्फ ये सोचता है कि हर हाल में ये सरकार को आना चाहिए। यही वो लाइन है, हर हाल में मोदी सरकार 2024 में हारने को तैयार नहीं है, जिसे जो करना है कर ले। यह सोच धीरे धीरे भारत की राजनीति में एक नया खौफ पैदा कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।